हमारी एरिनल उन सारे फूलों को देखती है। वो सोचती है जब मैंने ये सीनरी पहली बार गेम में देखी थी ना तो मैं तो रोने लग गई थी, लेकिन इसको अब अपनी आंखों के सामने देखना बहुत जरा अच्छा लग रहा है। और तब वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहती है कितना ब्यूटीफुल व्यू है ना। और सिट्रिन उसको देखता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। वो कहती है ना योर हाइनेस, आपको ऐसा नहीं लगता ये अच्छा व्यू है? तो वो सोचता है आखिर मेरे साथ गलत क्या हुआ है, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई लड़की मुझसे ऐसी बात करती तो मैं कहता नहीं नहीं आप जरा प्यारी हैं, आप जरा क्यूट लग रही हैं, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कह पा रहा। तो तभी हमारी एनल वहां से जाके फूलों के पास बैठ गई थी। वो सोचता है कि इतनी जल्दी वहां पर कैसे चली गई, लेकिन वो फूलों को टच करी थी। वो सोचती है मुझे अगर अपने फेवरेट को देनी है ना कोई ब्यूटीफुल वाले दूंगी। आफ्टर ऑल मैं पिलर के पीछे छुप के मारन को देखूंगी जब वो मेरे फेवरेट को ये फ्लावर्स दे रही होगी। तो तभी जेन के पास वही ड्रैगन आता है। तो जेन कहता है फाइनली तुम वापस आ गए, लेकिन पीछे से सिटिन के नाइट्स के साथ कुछ हो रहा था। तो जेन कहता है जाके सराउंडिंग्स को पेट्रोल करो, लेकिन तभी वो स्पाई वो किसी के जादू में आ चुके थे। तो तब सिटिन उनकी तरफ बढ़ता है। वो कहता है मैं भी तुम लोग की हेल्प करता हूँ, लेकिन पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। और तभी उनमें से एक नाइट सिटिन के सामने आता है, और जो दूसरा नाइट था उसने जेन को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। तो सिटिन कहता है क्या तुम लोग ये क्या कर रहे हो, लेकिन तभी वो देखता है तो वो हमारी एरिनल पे हमला करने लगता है। तो सिटिन कहता है तुम ये क्यों कर रहे हो, जरा बच के एरिनल। लेकिन एरिनल जब उसको देखती है तो तब वो तलवार उसको लगने वाली थी, लेकिन सिटिन ने उसको बचा लिया था और वो दोनों फूलों पे गिर गए थे। वो कहती है क्या, तो वो कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन हमारी हीरोइन कहती है आखिर हो क्या रहा है। तो जब वहां पर देखती है तो वहां पर किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और वहां पे नादिया उस नाइट के साथ लड़ रही थी। वो सोचती है ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं। तो तभी जेन, उसकी चोट तो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी और वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा था। वो कहती है सर जेन, वो उसके पास जाकर कहती है तुम ठीक तो हो ना? लेकिन वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो तभी वो जब देखते हैं तो वहां पर कुछ आग लग गई थी। तो हमारी सोचती है क्यों, आखिर रेबलून फ्लावर सारे के सारे जल क्यों रहे हैं। और वही नाइट जो वहां खड़ा था उसने अपनी तलवार से वहां पे आग लगा दी थी। तो हमारी वहां जाती है। वो कहती है बस करो इसको जलाओ मत। तो सिटिन कहता है तुम वहां नहीं जा सकती, लेकिन नादिया वो भी चिल्ला कहती है लेडी आर्या सामा आप वहां नहीं जा सकती। तो तभी वो नाइट उस पर हमला करता है, लेकिन नादिया उसको डोज कर लेती है। तो हमारी हीरोइन वहां पर जाती है। वो स्लाइड से कहती है तुम ये क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, अगर ये फ्लावर जल गए तो मेरे फेवरेट को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन तभी वो नाइट वो उसको भी वहीं पे फेंक देता है। वो कहता है फिर इन रेबलून फ्लावर के साथ तुम भी जल जाओ। तो हमान कहती है क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? तो तभी उसकी तरफ सिटिन हाथ बढ़ा था। वो सोचती है मैं क्या करूं, क्योंकि मैं भी रेबलून फ्लावर के साथ ही मर जाऊंगी, लेकिन क्या मैं इतनी जल्दी यहाँ पर मर सकती हूँ? मैं इस दुनिया में आई थी अपनी फेवरेट को बचाने के लिए, लेकिन मैं उसको बचाए बगैर कुछ नहीं कर सकती। मैंने उसको कहा था कि मैं उसको किंग बना के रहूंगी, तो मैं अपनी एफर्ट्स को वेस्ट नहीं जाने दूंगी। तो वो सोचती है ठीक है मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकती। लेकिन तभी उसके हाथों से कुछ रोशनी निकलती है और वो रोशनी इर्द गिर्द फैल गई थी। और तब सारे के सारे उस रोशनी की तरफ देखते हैं। तो जब वो देखते हैं तो हमारी हीरोइन वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और आग वो भी बिल्कुल बुझ गई थी। तो हम कहते हैं कि यार ब्लूम फ्लावर ये सारी आग बुझ गई है, और वहां पे सारी की सारी आग जो लगी हुई थी वो बुझ चुकी थी। वो कहती है कैसे, ये कैसे हो गया? तो तभी वहां पर सिट्रिन उस नाइट को पकड़ लेता है जो कि होश में आ गए थे। तो वो उसको कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो हमारी एनल उसके पास आती है। वो कहती है योर हाइनेस आप क्या कर रहे हैं? तो सिट्रिन कहता है तुमने रियलाइज भी किया तुम क्या करने वाले थे, तुम्हारी वजह से एलेक्स और आर्या दोनों मरने वाले थे। तो वहां पे जेन आता है। वो कहता है बस बहुत हो गया, इसको तो अब कुछ भी याद नहीं होगा। तो हम कहते हैं क्या मतलब इसको कुछ याद नहीं होगा? तो जेन कहता है जो ऑरेंज से निकल रहा था ना वो असल में एक विच का ब्लैक मैजिक था, और विच ने इनको कंट्रोल किया था। तो सिट्रिन और आर्य दोनों कहते हैं क्या ब्लैक मैजिक? वो कहता है हाँ मुझे लगता है कि इस दुनिया में एक विच है जो इन दोनों को कंट्रोल कर रही थी, और मुझे लगता है कि वो नहीं चाहती कि तुम लोग रेबलून फ्लावर लेकर जाओ। लेकिन तभी वहां पर वो विच वो शीशे पे अपना हाथ मारती है, और तब वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। तो वो सोचती है क्यों, आखिर ये तरीका काम क्यों नहीं किया, आखिर ये लड़की मेरे परफेक्ट मैजिक को कैसे खराब कर सकती है? और इसके अलावा इसने तो मेरे प्यारे बेटे सिट्रिन को भी अपने काबू में कर लिया है, और वो थी सिट्रिन की मॉम सेकंड क्वीन जो कि ये ब्लैक मैजिक कर रही थी। वो सोचती है मुझे फर्स्ट प्रिंस से छुटकारा हासिल करना ही होगा, और उससे पहले मुझे इस लड़की से छुटकारा हासिल करना होगा। जब तक मेरा बेटा सिट्रिन वो किंग बन सकता है मैं अपने हाथों से कुछ भी करूंगी, चाहे उससे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। तो तब उस तरफ जेन उनको बताता है कि ये असल में एक ब्लैक विच का मैजिक है। तो वो लोग कहते हैं क्या ब्लैक मैजिक सच में काम करता है? वो कहता है हाँ, ब्लैक मैजिक के जरिए मैनिपुलेशन की जा सकती है, और एक इंसान जो इस स्पेल के अंडर होगा उसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। तो सिट्रिन कहता है इसका मतलब है यहाँ पे एक विच है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जगह यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ,
और इसके अलावा वो की भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों पे पहले ही किसी ने कर्ज कर दिया था और वो एक आईने के जरिए इस पे कर्ज कर रही थी और उस आईने के जरिए किसी पे भी नजर रखी जा सकती है, यहाँ पर भी। तो अमन कहती है क्या किसी पे भी नजर रखी जा सकती है? वो सोचती है अगर मेरे पास ये आईना होता ना तो मैं अपने फेवरेट्स पे नजर रखती। तो सिटिन कहता है फिर अब सब कुछ ठीक हो गया ना? वो कहता है हाँ, मुझे नहीं पता कि उस विच ने क्यों स्पेल कास्ट किया था, लेकिन ऐसा लगता है अभी के लिए वो स्पेल डिस्पेल हो गया है। तो वो दोनों उसके सामने झुकते हैं, वो कहते हैं हमें माफ कर दे सर, हमें माफ कर दे। तो सिटिन कहता है बस बहुत हो गया, माफी काफी नहीं है, तुम लोग को एक विच ने कंट्रोल किया था, तुम लोग इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे हो सकते हो? तो हमारी उनकी मेड भी इसके पास आ जाती है। तो आर्या कहती है नादिया तुम यहाँ पर कब पहुंच गई? तो सिटिन कहता है तुम दोनों की वजह से हम लोग खतरे में थे और जैसे मैं वापस जाऊंगा ना मैं ओनिक्स से कहकर तुम लोग को पनिश करवाऊंगा। तो हमारी हीरोइन कहती है योर हाइनेस प्रिंस सिटिन प्लीज काम डाउन। वो कहता है आखिर तुम इतनी काम कैसे हो सकती हो, तुम्हारी लाइफ खतरे में थी। तो नादिया कहती है जी जी बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। तो हमान कहती है अब दोनों इस बात पे राजी हो गए हैं? नहीं नहीं तुम दोनों शांत हो जाओ। तो तब वो कहती है फिर भी मुझे लगता है ये दोनों स्पेल के अंडर नहीं आए थे खुद अपनी मर्जी से, मुझे लगता है कि उस विच ने इन पे जादू किया था, तो ये लोग इस बात के लिए पछता रहे हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली हमें ये देखना चाहिए हमें आगे क्या करना है। वो कहता है हाँ हाँ ये बात सच तो है लेकिन। तो हमारी हीरोइन उसके मुंह पे उंगली रख देती है, वो कहती है लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं जाती हूँ तो मेरे बारे में फिक्रमंद थे लेकिन थैंक यू सो मच प्रिंस सिट्रिन। तो तब वो फिर से ब्लश करता है, वो कहता है ठीक है। तो हमन कहती है मोर इम्पोर्टेंटली चल जल्दी करते हैं और रेबलू फ्लावर लेते हैं, प्रिंस एलेक्जेंड्राइड को बचाना भी है। तो उसके साथ इसकी मेड भी थी, वो कहती है जीजी लेडी आर्या। तो तब वो कहती है मैं कौन सा रेबलू फ्लावर लूं, क्या सबका इफेक्ट सेम होगा? लेकिन मुझे प्यारे वाले लेने हैं। तो तब सिटिन भी उसके साथ बैठ जाता है, वो कहता है ये वाला ले लो, वो कहती है नहीं नहीं ये ले लो, वो कहता है ठीक है दोनों ले जाते हैं। और तब जेन उनको देखी जा रहा था, वो सोचता है ये लड़की ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो नाइट्स उनका स्पेल इसलिए ब्रोक हुआ क्योंकि इसके हाथ से जो रोशनी निकली थी ना उसकी वजह से उनका स्पेल ब्रोक हुआ, लेकिन इसके अलावा ये टेंपल में जब आई और इसने ये सब कुछ किया, क्या सच में ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी नोबल की बेटी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं? और तब थोड़ी देर बाद उनकी बग्गी तेज से भाग रही थी और वो लोग वापस आ रहे थे। वो सोचती है हमने रेबलूम फ्लावर ले लिया और हम लोग चर्च में वापस आ चुके हैं। और तब वो लोग बग्गी से उतर के भाग रहे थे, वो सोचती है बिना किसी हिचकिचाहट के हम लोग उसकी तरफ भागे मेरे फेवरेट को बचाने के लिए। और जब तक वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो कहती है प्रिंस एलेक्जेंड्राइड, लेकिन वहां पर एलेक्स उसके जो चेहरे तक वो निशान फैल गए थे। वो कहती है क्या क्या मैं लेट हो गई, क्या मैं इसको कर नहीं पाई? तो तब मारिन उसको फिर से हिल कर रही थी, लेकिन वो कहती है लेडी मारिन। तो तब ओनिक्स कहता है भाई अभी भी सांस ले रहे हैं, जल्दी करो वो रेबलू फ्लावर लेकर आओ, उसका नेक्टर हमें यूज करना है। वो कहती है हाँ हाँ, लेकिन तब वो हमारे हीरो के पास आती है और तब वो उसकी सांस सुनती है, तो अभी सांस ले रहा था। वो सोचती है मेरा फेवरेट वो अभी तक जिंदा है। तो तब मारिन उसके कंधे पे हाथ रखती है, वो कहती है प्लीज आप टेंशन ना ले, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अच्छी बात है ना आप अच्छे से वापस आ गई। तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, वो उसके गले लग जाती है। वो कहती है लेडी मारिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मैं सच में बहुत ज्यादा डर गई थी और थैंक यू सो मच यहाँ उनके पास होने के लिए। तो मारिन कहती है आपका भी थैंक यू लेडी आर्या, और आप रेबलूम को वापस ले आई, थैंक यू सो मच, लेकिन जल्दी करें उनको वो नेक्टर दे वो ठीक हो जाए। तो तभी वो कहती है लेडी आर्या, लेकिन आर्या कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो सारे कहते हैं क्या ये रिस्पॉन्स क्यों दे रही, लेकिन आर्या वो तब तक बेहोश हो चुकी थी। वो सोचती है मेरे फेवरेट की लाइफ वो जल्दी बचाई जाएगी, लेकिन अब से मैं अपने फेवरेट का सपोर्ट करूंगी चाहे पीछे रह गई। लेकिन तब उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था और तब उस अंधेरे में से उसे कोई नजर आता है। वो सोचती है क्या यहाँ पर कोई इंसान है, लेकिन वहां पर कोई लड़की थी और वो लड़की से कहती है केयरफुल रहना। वो कहती है क्या इसने मुझसे कुछ कहा, लेकिन वही लड़की वो उसके सामने आकर कहती है वो विकेट विच अब तुम्हारे पीछे है तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। तो हम कहती है इसका क्या मतलब हुआ, और तभी उसकी आंख खुलती है। वो कहती है हैं क्या मैं अपने घर में हूँ, लेकिन मैं तो महल में नहीं थी। तो तभी उसकी मेड उसके पास आती है, वो कहती है लेडी आर्या आप जाग गई। तो हमारी एरिनल कहती है नादिया क्या मैं घर में हूँ? वो कहती है जी जी आप तो चर्च में बिल्कुल बेहोश हो गई थी तो मैं आपको वापस ले आई। तो हमन कहती है अच्छा तो मेरा फेवरेट प्रिंस एलेक्जेंड्राइड उनका क्या हुआ, क्या वो ठीक है? तो तब नादिया वो कहती है वो असल में वो तो हमन सोचती है क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं फेल हो गई, इसका मतलब है कि मैं अपने फेवरेट की डेथ को प्रिवेंट नहीं कर पाई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और दूसरी तरफ सीन चल होता है और हमें महल का सीन दिखा जाता है, वहां पर बहुत सारे प्रीस्ट और लोग बैठे हुए थे। तो तब हमें हमारा एक्स दिखा जाता है जिसकी बॉडी से वो कर्स के निशान गायब हो गए थे और उसकी हालत बेहतर हो गई थी। तो वो लोग कहते हैं सच में सारे के सारे कर्स मार्क बिल्कुल गायब हो गए हैं, इसका मतलब है आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वो कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तो वो कहता है ये सब कुछ इस रेबलूम फ्लावर की वजह से हो सका है। तो हमारा हीरो कहता है क्या ये रेबलूम है? वो कहता है जी बिल्कुल, मुझे लगा था ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अच्छा हुआ ना यंग लेडी ने जो ख्वाब देखा था उसकी वजह से हमें ये मिल गया। तो एलेक्स कहता है क्या यंग लेडी? वो कहता है जी जी डियर नाइट फैमिली से यंग लेडी आई थी लेडी आर्या, और आप जब अनकॉन्शियस थे ना तो तब लेडी मारिन के साथ साथ वो भी मेहनत कर रही थी और उसकी वजह से आप बच पाए। और उन्होंने कहा था रेबलूम फ्लावर एग्जिस्ट करता है, मैंने अपने ख्वाब में देखा था। तो तब वो उसको बताता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ था और आपकी लाइफ सिर्फ इसी वजह से बची थी।
और हमने उनके ड्रीम में पूरा यकीन रखा और वो रेबलम फ्लावर ले भी आई और उसी रेबलम फ्लावर के नेक्टर को पीकर हिज हाइनेस आप बिल्कुल ठीक हो गए। तो एलिस कहता है दूसरे लफ्जों में कहें तो मैं सिर्फ इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि वो यहाँ पर थी, है ना। तो हाई प्रीस्ट कहता है जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो तब एलिस बेड से उठने लगता है। वो कहता है योर हाइनेस आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन तब अपनी शर्ट पहनता है। तो हाई प्रीस्ट कहता है आप कहाँ पर जा रहे हैं, आपकी बॉडी अभी भी ठीक नहीं है। कर्स चाहे खत्म क्यों ना हो गया हो लेकिन आपकी बॉडी अभी भी वीक है, आपको रेस्ट करना चाहिए। लेकिन तभी वो हिलने लगता है और उसको यकदम चक्कर आते हैं। तो वो अपना सर पकड़ लेता है। तो तब वहां पर उसका साथी था। वो कहता है सर देखा ना, मैंने कहा था ना आपको हिलना नहीं चाहिए। तो वहां पे बैठ जाता है। वो कहता है लेकिन मुझे लेडी आर्या से मिलना है, वो जरूर कैसल में होंगी ना लेडी मार्टिन को सर्व करते हुए। लेकिन हैरी वो बिल्कुल खामोश था, वो कुछ बोल नहीं पाता। तो वो कहता है हैरी मुझे बताओ। तो तब दूसरा कहता है लेडी आर्या वो तो तब से बेहोश है जब से हमने आपको ये रेबलम फ्लावर दिया है। तो एलिस कहता है क्या वो बेहोश है। और तब सीन चलता है और हमें 3 हफ्तों बाद महल का सीन दिखा रहता है और ट्रेनिंग ग्राउंड। वहां पे किसी की तलवार उड़ती है और वो जाकर जमीन पे गिर गई थी और उसको हराया था हमारे एलेक्स ने और वो था ओनिक्स। वो कहता है एज एक्सपेक्टेड भाई आप तो जबरदस्त है, आप 3 हफ्तों में बिल्कुल रिकवर हो गए हैं, थैंक यू सो मच, ट्रूली आप ही किंग बनने के लायक है ब्रदर। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो गई है। तो एलेक्स वो उसको पसीना आया हुआ था। वो सोचता है मैं तो ठीक हो गया हूँ लेकिन 3 हफ्तों से मैं कैसल से बाहर जा ही नहीं पाया, मुझे किसी ने अलाउ नहीं किया। और ओनिक्स और मारिन रोजाना उसको देखने जाते हैं लेकिन उसके जागने के कोई भी साइन नहीं है, फिर भी वो सो रही है और मैं यहाँ पर हूँ, मैं उसके पास नहीं जा पा रहा। लेकिन तभी वहां पर उसे किसी के चलने की आवाज आती है बहुत ज्यादा तेज से। तो वहां पर देखते हैं तो वहां पे मारिन जा रही थी हाथ में वास के लिए। वो कहते हैं लेडी मारिन। तो मारिन वहां पर रुकती है। वो कहती है योर हाइनेस। वो कहता है क्या आज आप फिर से उनसे मिलने की जा रही हैं। वो कहती है जी बिल्कुल, ऐसा लगता है वो अभी तक जागी नहीं है। तो मारिन कहती है प्रिंस ओनिक्स ने हर्बल रेमेडीज को भी इस्तेमाल किया है और फॉर्चून टेलर से भी कंसल्ट किया है, फिर भी कुछ काम नहीं किया, वो 3 हफ्तों से जागी नहीं रही। लेकिन मैंने भी अपनी हीलिंग पावर यूज की है, उनकी आंख नहीं खुल रही थी, ऐसा लगता है कि उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है और मेरी पावर इनसुफिशियंट है और पता नहीं वो दोबारा उठ भी पाएंगी या नहीं। और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ओनिक्स के पास आता है और उसका रुमाल से आंसू साफ करा था। वो कहता है प्लीज रोना बंद करें। तो हमारी मारिन कहती है थैंक यू सो मच प्रिंस ओनिक्स। लेकिन एलेक्स वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, वो वहां जाता है। तो तब थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर वहां से निकल रहा था। तो हैरी पीछे से कहता है योर हाइनेस आप कहाँ जा रहे हैं, आज तो भाईजान ना शेड्यूल में नहीं था ना। वो कहता है मैं रेबलून फ्लावर को आर्या तक ले जाऊंगा, ये फ्लावर यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, आर्या ठीक हो जाएगी है ना। और मैंने सुना था कि वो मेरी वजह से बेहोश हुई है। तो वो कहता है अगर ऐसा ही है तो मैं आपके बजाय खुद चल जाता हूँ ना उनको रेबलून फ्लावर देने के लिए और आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब वो बजा घूर के हमारे हैरी को देखता है। तो तब वो कहता है क्या हुआ सर, मैंने कुछ गलत कर दिया। लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहां पे उसे कोई नजर आता है और वो थी हमारी आर्या जो कि वहां से भागी हुई आ रही थी और उसके पीछे उसकी मेट भी थी और वो तो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी क्योंकि जैसे वो जागी थी ना वो जल्दी से यहाँ पर आ गई थी एलिस को देखने के लिए। वो सोचता है क्या वो जाग गई है, लेकिन अगर ऐसा ही है तो वो स्माइल करता है। वो कहता है ठीक है प्लान चेंज करते हैं, हैरी जाके ऑफिस में काम करो। और क्या तुम काम नहीं करने जाओगे। वो कहता है जी। तो वो कहता है मैंने कुछ और डिसाइड किया है, मैं यहीं पर रह के कुछ और काम करूंगा। तो हैरी कहता है क्या, लेकिन योर हाइनेस। और तब वहां से चला गया था। वो सोचता है मैंने उसको देख लिया, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उसने मेरे लिए इतनी सारा मेहनत की थी तो ये रेबलून फ्लावर मैं उसको ही दूंगा क्योंकि मुझे लगा था मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ, मुझे लगा था मुझे सांस नहीं आएगी क्योंकि जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करता था मेरी बॉडी से अलाउ नहीं करती थी। लेकिन अब मैं उसको बताऊंगा कि मेरी फीलिंग्स है क्या और मैं असल में चाहता क्या हूँ। और दूसरी तरफ हमें आर्या का सीन दिखा रहता है। तो उसकी मेट कहती है लेडी आर्या प्लीज वेट करें, भागे नहीं। लेकिन वो भाग रही थी। वो सोचती है जैसे मैं जागी ना तो मुझे नादिया ने बताया कि हिज हाइनेस 3 हफ्ते पहले उठ गए थे लेकिन उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो सोचती है वो जिंदा है, वो सच में जिंदा है, मुझे अपने फेवरेट कैरेक्टर को देखना ही होगा। और तब वहां से भाग रही थी और सारी की सारी मेड्स और हर कोई उसी को देखी जा रहा था। तो वो उन सबको इग्नोर करके वहां से भागती है। वो सोचती है मुझे खुद उसको चेक करना होगा और मुझे मारिन को और उसको देखना होगा। मारिन के सामने मैं बेहोश हो गई इसलिए मैं उन दोनों को देख नहीं पाई, लेकिन वो ठीक हो गया, मुझे सच में ये चेक करना होगा। और ये तो एक इमोशनल मोमेंट था, मैं तो इसको पछताती रहूंगी पूरी जिंदगी तक। और वो सोचती है पता नहीं मुझे कहाँ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है मुझे इधर जाना चाहिए। तो वो सोचती है अभी भी वो लवी डवी हो रहे होंगे ना, तो मेरे पास तो उनके लवी डवी डोटिंग वाइफ्स को देखने के लिए बड़ा ज्यादा टाइम है ना, मैं किधर जाऊं। तो तभी उसके पीछे हमारा अलेक्सा रहता है। तो वो कहता है लेडी। तो हमारी हीरोइन सोचती है क्या मैं अभी उठी हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे मेरे फेवरेट की आवाज सुनने की मिल रही है, कहीं ये वही तो नहीं। तो जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पे सच में एलेक्स खड़ा हुआ था और वो स्माइल कर रहा था। तो तब वो स्माइल करता हुआ बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। तो हमारी हीरोइन अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो कहती है मेरा फेवरेट स्माइल कर रहा है, ये तो बिल्कुल शाइन कर रहा है ना। और पीछे से उसकी
मेड उसको ढूंढती रह जाती है। वो कहती है माई लेडी आप कहाँ पे चली गई। तो तब हमें फिर से वही सीन दिखा रहता है जो हमें कहानी के शुरू में दिखाया गया था। तो एलिस उसके पास खड़ा हुआ था। वो सोचता है अभी मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो ये अभी भी बिल्कुल वैसे कांप रही है जैसे छोटा सा जानवर होता है, क्योंकि जब मैंने इनको पहली बार देखा था तब बहुत ज्यादा फिक्रमंद था कि शायद इनकी तबीयत नहीं ठीक, और इनका फेस तो बिल्कुल एक छोटी सी बिल्ली की तरह लगता था। लेकिन तब ये बिल्कुल एक खरगोश की तरह वहां से भाग के चली गई और मैं तो वहां खड़ा का खड़ा रह गया। लेकिन तब उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और सोचता है अब बिल्कुल डिफरेंट है, अब मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझसे भागे। तो तब उसके पास आता कहता है क्या मैं आपसे कोई चीज पूछ सकता हूँ। तो हमारी कहती है जी क्या पूछना है आपको। तो तब वो सोचता है जब भी मैं से बात करता हूँ तो ये मेरी तरफ देखती क्यों नहीं है, मुझसे नजर क्यों चुरा लेती है। तो वो कहता है ये फ्लावर, क्या आपको रेबलून फ्लावर के बारे में पता था। तो वो सोचती है ओ नो अब मैं इसको क्या बताऊं। तो हमारा हीरो सोचता है इसका फेस तो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो वो सोचता है इसका ये एक्सप्रेशन में कितना अडोरेबल लग रहा है ना। लेकिन वो कहता है आखिर आपने ये फ्लावर मुझे क्यों दिया। वो सोचता है क्या ये मीन होगा कि मैं इनसे पूछूं, लेकिन मैं सच में इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि लेजेंडरी फ्लावर से कहाँ से मिला। तो वो फ्लावर उसके बालों में लगा लेता है। वो सोचता है मुझे लगता है कि ये मोमेंट बहुत ज्यादा प्रीशियस है जो मैं इनके पास हूँ। वो कहता है मेरी इलनेस ये तो टॉप सीक्रेट थी, आखिर आपको कैसे पता चला, और मेरे भाइयों तक को नहीं पता था, और इस पूरी दुनिया में किसी को इस फ्लावर के बारे में नहीं पता था सिवाय आपके, आपको ये कैसे पता चला। वो कहती है वेल यू सी मुझे बस ये अचानक रास्ते में मिल गया। वो कहता है नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये फ्लावर ये तो सिर्फ नॉर्दर्न मोस्ट लैंड में उगता है, और ये फ्लावर तो 1000 सालों पहले एक फेरी ने बनाया था और सिर्फ उसी को मिला था। तो वो सोचता है मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि इसने मेरे बारे में ख्वाब देखा था मुझे बचाने का। वो कहता है एक फ्लावर, इसको तो कोई भी ऐसे नहीं ले सकता। तो फिर वो कहता है आप तो इसको सीक्रेटली ढूंढ के मेरे लिए लेके आई, मुझे लगता है कि कुछ अजीब है। तो वो सोचता है अगर पहले इसने मुझे अपने ख्वाब के बारे में बता दिया होता ना और मैं इसके साथ जर्नी पे जाता तो कितना मजा आता ना। लेकिन तब वहां से भागने लगती है तो अपना दूसरा हाथ भी वहां पे लटका देता है, तो वो भाग नहीं पाती। वो कहता है यहाँ से भागने के बजाय आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे देती। तो उसे कहता है हे, और तब उसके कान में कहता है मुझे लगता है कि आप कुछ बुरा प्लान कर रही हैं, तो इसीलिए मुझे मुझे चेक करना होगा कि आप यहाँ पर एम्पीरियल पैलेस में कोई खतरा नहीं लेके आए। वो सोचता है मैं इसको भागने नहीं दूंगा। लेकिन हमारी हीरोइन वो तो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी और उसकी आंखों में तो सिर्फ हमारे एलेक्स का यश था और वो तो उसी को देखी जा थी। वो सोचता है मैं तो हमेशा से इसको देख सकता हूँ, हमेशा के लिए। लेकिन हमारी हीरोइन वो तो चिल्लाती है, वो कहती है बस मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहता है माई लेडी, और तब तक हमारी आर्या बेहोश हो गई थी। वो सोचता है क्या मैंने कुछ ज्यादा मजाक कर दिया, मुझे तंग नहीं करना चाहिए था इतना। लेकिन तब उसको उठा लेता है। वो सोचता है क्या मैं इन्हें इनके रूम में छोड़ दूं। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है। वो कहता है एलेक्सी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रिकवर होना चाहिए, तो ये अच्छा नहीं होगा कि इसको मैं लेके जाऊं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूं ना। और वहां पे सिट्रिन खड़ा हुआ था। तो तब एलेक्स कहता है सिट्रिन तुम्हारा क्या काम है, अपने काम से काम रखो। और फिर एलेक्स कहता है और वैसे भी ये सो रही है तो इनका ध्यान रखना मेरा काम है, वैसे भी ये मेरी ड्यूटी है क्योंकि इन्होंने मेरी जान बचाई थी। तो सिट्रिन कहता है अच्छा ड्यूटी, सच में तुम्हें ऐसा लगता है। तो तब उसके पास आता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है एलेक्स वो तुम्हें क्यों बचा रही थी और उसने तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों की, क्योंकि उसने कहा था कि तुम उसके फेवरेट हो। तो एलेक्स कहता है क्या फेवरेट, लेकिन क्या मतलब। तो सिट्रिन कहता है उसने कहा था कि एलेक्सी उसके प्यार में पड़ना तो बिल्कुल नामुमकिन है, और उसने कहा था कि एलेक्सी को सिर्फ सेंटस के प्यार में पड़ना चाहिए और तुम दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, और इस तरह वो चाहती है कि तुम सेंटस के साथ रहो उसके साथ नहीं। और ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे तुम्हारे साथ नहीं, इसलिए उसको छोड़ दो एलेक्स, क्योंकि वो तुम्हारे काम की नहीं है। तो तब एलेक्स वो तो खामोश होकर उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन सिट्रिन उसके बालों को पकड़ता और कहता है उसके साथ रहने का हक सिर्फ मेरे पास है। लेकिन तब दूसरी तरफ वहां पे कोई सुराही टूटती है और वहां पे वही विच खड़ी थी, हमारी सिट्रिन की मॉम। वो तो बहुत गुस्से में लग रही थी। वो सोचती है मैं चीजों को ऐसे चलते हुए नहीं देख सकती, आखिर ये सारी चीजें ऐसी कैसी हो गई हैं। और तब हमारा हीरो वो सोचता है मुझे लगा था ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं थ्रोन ले सकूं, क्योंकि मुझे कर्ज मिल गया था जिसकी वजह से मैं जल्दी मर सकता था। लेकिन तब नाउमीदी में मेरे पास एक उम्मीद की किरण आई और उसने मेरी जान बचा ली उस रेबलून फ्लावर से, या दूसरे लफ्जों में कहें तो अभी भी मैं किंग बन सकता हूँ। तो तब उसके पीछे ही हैरी था, वो उसको डॉक्यूमेंट बता रहा था। वो कहता है लेकिन अगला चैलेंज वो ये है कि मैं या फिर ओनिक्स या फिर सिट्रिन, हम तीनों में से किसी एक को किंग बनना होगा। लेकिन अब पॉसिबिलिटी थोड़ी सी अजीब है, या दूसरे लफ्जों में कहें तो स्प्रिंग बाल में हिज मैजेस्टी ने जो अनाउंसमेंट की थी ना उसकी वजह से मेरा राज थोड़ा खतरे में आ गया है। और तब वहां हमें मीटिंग रूम दिखा रहता है। तो वहां पर कोई कहता है आपने कहा था कि जो कोई भी जिसको भी सेंटस मैरिन चुनेगी ना तो वो किंग बनेगा। तो किंग कहता है हाँ बिल्कुल मैंने ये कहा था, लेकिन हम ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे और फर्स्ट प्रिंस को ही किंग बनना होगा। और एलेक्स मेरा पहला बेटा है और वो एकेडमिक और मार्शल दोनों ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है और उसमें किंग बनने की कैपेबिलिटीज भी हैं।
और नेक्स्ट किंग बनने के लिए सिर्फ वही फिट बैठता है। तो ओनिक्स वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल यही बात है। तो हमारा एलेक्स वो सोचता है ये कंडीशन के मारिन जिसको भी चुनेगी उसको किंग बनना होगा, ये सिर्फ इसलिए रखी गई थी ताकि ओनिक्स उसको किंग बनाया जाए। लेकिन अब मैं बिल्कुल रिकवर हो गया हूँ और इसीलिए मैं इस जिम्मेदारी को संभाल सकता हूँ। लेकिन तभी उनमें से एक हाथ खड़ा करता है, वो कहता है लेकिन फिर भी हमने सुना था कि प्रिंस अलेक्जेंड्राइट उनमें क्वालिटीज हैं, लेकिन अचानक से आपने ये सब कुछ चेंज कैसे कर दिया। तो हमारा ये सोचता है हाँ बिल्कुल मुझे लगता है कि नोबल्स कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर किंग ने बात कर दी तो उसको पलटना मुश्किल होगा। तो तभी उनमें से कोई एक और अपना हाथ खड़ा करता है और वो कहता है लेकिन ये कितना अनअप्रोप्रिएट होगा, है ना, आपको नहीं लगता। तो एलेक्स सोचता है मुझे लगा था ये यहाँ पर शो अप हो जाएगा। और तब हमें वहां पर ड्यूक कैम्बल दिखाया जाता है जो कि सिट्रिन का ग्रैंडफादर था। तो वो कहता है अगर किंग ऐसे ही अपने लफ्जों से पीछे हट जाए तो आपको नहीं लगता कि ये क्रेडिबिलिटी पे डैमेज होगा, योर मैजेस्टी। तो ड्यूक कैम्बल कहता है मुझे लगता है कि अच्छा नहीं होगा कि आप अपने अल्फाज पे कायम रहें। फॉर एग्जाम्पल किस फैमिली की बेटी क्वीन बनेगी, है ना। लेकिन तभी वहां पे क्वीन भी बैठी हुई थी, वो थोड़ा चौंकती है। तो हमारा एलेक्स वो सोचता है फाइनली इसने ये टॉपिक उठा ही लिया, क्योंकि इस कंट्री में बहुत सालों से सिर्फ दो फैमिलीज राज करती थी। एक फैमिली वो थी मेरी और ओनिक्स की मॉम जो कि ड्यूक ऑफ क्वींसबेरी की बेटी थी, और दूसरे नंबर पर सिट्रिन की मॉम जो कि ड्यूक ऑफ कैम्बल की बेटी है। और ये पावर स्ट्रगल तब से चलती आ रही है जब ये डिसाइड करा था कि आखिर किंग किससे शादी करेंगे, यानी कि मेरे डैड। लेकिन तब सबसे ज्यादा लीडिंग कैंडिडेट वो थी ड्यूक कैम्बल की बेटी ओपाल जो कि सिटन की मॉम है। लेकिन तब ड्यूक ने बहुत ज्यादा मेहनत की ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन मेरे डैड को मेरी मॉम से लव एट फर्स्ट साइट हो गया और इसी वजह से उन्होंने मेरी मॉम को चुना, मेरे और ओनिक्स की मॉम को। और सारी की सारी तैयारियां हो गई थी और किंग ने कहा था कि लव एट फर्स्ट साइड है। और उसके कुछ अरसे बाद ही मैं पैदा हुआ और मेरी जेंटल मदर वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। लेकिन जैसे ही ओनिक्स पैदा हुआ उसके कुछ अरसे बाद उनको किसी कर्ज की वजह से मरना पड़ा और मेरे डैड बहुत ज्यादा दुखी थे। लेकिन तब सारे के सारे मामला उनके सबऑर्डिनेट संभालते थे, सारे के सारे ड्यूक। और तब से मेरे डैड बिल्कुल एक पपेट बन के रह गए थे, उनकी आंखों में कोई भी जिंदगी नहीं थी। लेकिन ड्यूक कैम्बल ने ये मौका जाने नहीं दिया, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी बेटी को भेज दिया। और तब सिट्रिन की मॉम यहाँ पर आई और उन्होंने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और इस तरह वो नई क्वीन बन गई और उसके कुछ वक्त बाद ही सिट्रिन पैदा हो गया। और इस तरह कैम्बल फैमिली और क्वींसबेरी फैमिली दोनों के हाउस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आखिर में जीतेगा कौन। और क्वींसबेरी और कैम्बल अभी तक लड़ते आ रहे हैं। तो तब सिट्रिन का ग्रैंडफादर कहता है कि मैजेस्टी मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपके अल्फाज बहुत ज्यादा असर रखते हैं, तो मुझे लगता है आपको अपने अल्फाज पे कायम रहना चाहिए। तो एम्पर कहता है हाँ बिल्कुल मुझे भी ऐसे लगता है। तो तब वो कहता है इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं कि आप उस कंडीशन को कायम रखें कि जिससे भी लेडी मारिन शादी करेगी उसको किंग बनना होगा। तो तभी वहां पर हमारे हीरो का ग्रैंडफादर कहता है लेकिन एक मिनट रुके। तो वो कहता है क्या बात है ड्यूक ऑफ क्वींसबेरी। वो कहता है मुझे लगता है कि प्रिंस अलेक्जेंड्राइट किंग बनने के लिए बिल्कुल फिट हैं। तो वो स्माइल करता है और कहता है अच्छा आपको सच में लगता है कि एक ऐसा आदमी जिसको विच ने कर्ज दिया था वो किंग बन सकता है। तो वो सारे कहते हैं क्या। तो हमारा एलेक्स वो भी चौंकता है। तो तब किंग कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता, क्योंकि ये बात तो सिर्फ क्लोजेस्ट एड और प्रीस्ट को पता थी जो यहाँ पर काम करते थे। तो ओनिक्स कहता है लेकिन मेरा भाई पहले क्योर हो चुका है। तो वो कहता है अगर वो क्योर हो भी गया है फिर भी जिसको विच ने कर्ज दिया है आपको लगता है कि उसको इस कंट्री पे राज करना चाहिए, और हम लोग इतने भी फॉरगिविंग नहीं है। तो ओनिक्स तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो कहता है ड्यूक आप। वो खड़ा होता है और कहता है मैं तब से साइलेंट था लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो हमारा एलेक्स कहता है बस कर दो ओनिक्स यहाँ पे बैठ जाओ। और तब वो कहता है थोड़ा शांत रहो, तुम्हें इतनी ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है जी मुझे माफ कर दे भाई। तो एलेक्स सोचता है ये तो बहुत ज्यादा बुरा है, नोबल्स अब रेस्टलेस हो गए हैं, उनमें ये बात बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है कि आखिर मुझे कर्ज दिया गया था तो शायद दोबारा से मुझे कर्ज दिया जा सकता है। लेकिन तब मुझे भी ये लगता था और फिर मेरी जिंदगी में एक मौजा हो गया, एक मिराकल, और मेरी जिंदगी में एरिना लाई और उसकी वजह से मैं बच गया। फिर भी एक चीज के लिए मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे रास्ते से हटाने का काम सिर्फ एक फैमिली कर सकती है, और वो सिट्रिन के ग्रैंडपा की फैमिली है, कैम्बल फैमिली। और इसीलिए मुझे लगता है कि विच का कर्ज भी उन्होंने दिया होगा। फिर भी मेरे लिए सिट्रिन तो एक छोटा प्यारा भाई है, लेकिन अगर कैम्बल फैमिली ने सच में विच का कर्ज यूज किया है तो मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ड्यूक कैम्बल उनका गोल सिर्फ एक ही है, वो सिट्रिन को किंग बनाए। हालांकि सिट्रिन को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा ड्रामना है। और इसीलिए मैंने सोचा था अगर मैं मरने वाला ही हूँ तो मैं ओनिक्स को ये कंट्री सौंप दूंगा, क्योंकि उसी की वजह से यहाँ पे जस्टिस रहेगा और वो इसको कंट्रोल कर लेगा।
लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में वो आई एक मिराकल और उसने कहा था मैं आपको एक किंग बना के रहूंगी। तो तब वो सोचता है ठीक है मुझे ये करना ही होगा और मुझे इन सब रूमर्स का खात्मा करना होगा। तो एलिस कहता है प्लीज आप रेस्ट अश्योर करें क्योंकि मैं प्रूव करूंगा कि चाहे मुझे एक विच ने कर्ज क्यों ना दिया था लेकिन फिर भी मैं एक अच्छा किंग बन सकता हूँ। और एलेक्स सोचता है मुझे प्रूफ ढूंढना होगा कि कैम्बल फैमिली उनके अंदर विचेस की पावर है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कर्ज दिया था और इस तरह मैं उनको सोशली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तब हमें रात का सीन दिखा रहता है और तब वो विच का तहखाना, वहां पर सिटिन की मॉम थी, वो कहती है मेरा मैजिक वो तो सक्सेसफुल होने वाला था लेकिन उस लड़की ने सारा प्लान खराब कर दिया। और तब वो चाकू से अपने हाथ पे जख्म लगाती है और तब उसका ब्लड वहां पर गिर रहा था। तो वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वो कहती है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, तुम्हारी वजह से मेरा प्लान नाकाम हो गया एरिनल डेयर नाइट, और अब मेरा शिकार तुम होगी क्योंकि अगले कर्ज की बारी तुम्हारी है। अब मेरा कर्ज तुम पर होगा तो अब बच के दिखाओ जैसे तुम बचना चाहती हो। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।